लक्ष्य एंजल से बातें करते हुए अभिराज के मेंशन से बाहर निकल जाता है। वही ड्राइवर के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे जब उसने रणवीर को कॉल लगाया और घबराई हुई आवाज में सब कुछ बता दिया कि लक्ष्य उसके साथ नहीं गया। रणवीर उस वक्त अभिराज के केबिन में ही मौजूद था। ड्राइवर से बात करने के बाद रणवीर के चेहरे के भाव गंभीर हो गए और उसने बिना देरी किए अभिराज को भी सब बता दिया। ये सुनते ही अभिराज की आंखों में झुंझलाहट और हल्का सा गुस्सा उतर आया। होंठ कसकर दब गए और वह खुद से ही बड़बड़ाता हुआ बोला, ये लड़का ना कभी मेरी नहीं सुनता। उसकी आवाज में नाराजगी थी लेकिन कहीं न कहीं हल्की सी चिंता भी थी जिसे उसने अपने चेहरे से छुपा लिया। इतना कहते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर खुद को काम में व्यस्त करने के लिए दोबारा अपने लैपटॉप की तरफ झुक गया, मानो अपनी बेचैनी को काम में डुबो देना चाहता हो। दूसरी तरफ ऋषभ बाथरूम में नहा रहा था। बाथरूम से आती गर्म भाप कमरे में फैल रही थी। तभी एक सर्वेंट कमरे की सफाई करने आई। सफाई करते हुए उसकी नज़र फर्श पर पड़ी एक छोटी सी चमक पर पड़ी। वो एक पेंडेंट था, नाजुक सा, शायद पाखी का। सर्वेंट ने पल भर को उसे गौर से देखा और मन ही मन सोचा, ये शायद ऋषभ सर का होगा। फिर बिना कुछ कहे उसने वो पेंडेंट सावधानी से उठाया और टेबल पर रख दिया, मानो डर हो कि कहीं गलती से कोई चीज़ खराब न हो जाए। सफाई खत्म कर वह चुपचाप कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद ऋषभ बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। बालों से अब भी हल्की नमी टपक रही थी। वह शीशे के सामने खड़ा होकर अपने कोट के बटन बंद कर रहा था, ऑफिस जाने की तैयारी में। तभी फोन की रिंग बजी। वह फोन उठाने के लिए टेबल की ओर बढ़ा, लेकिन नजर अचानक उस पेंडेंट पर टिक गई। उसने पेंडेंट उठाकर हाथ में घुमाया, भौहें सिकुड़ गईं और मन में सवाल आया, आखिर ये है किसका। थोड़ा सोचा, लेकिन फिर कंधे उचकाकर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने फोन उठाया और कान से लगाते ही कड़क आवाज में कहा, हाँ बोलो प्रतीक। प्रतीक, जो ऋषभ का असिस्टेंट था, उसकी आवाज सुनते ही तेजी से बोला, गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर अभिराज रायचंद जिस एक्सपेंसिव डायमंड की डिलीवरी करने वाले थे वो कैंसिल हो गई है शायद। वो इतना ही कह पाया था कि ऋषभ के होंठों पर हल्की सी विजयी मुस्कान आए और उसने तुरंत कहा, ठीक है, आकर बात करते हैं। इतना कहते ही ऋषभ ने कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी, चालाक मुस्कान फैल गई। उसने धीमे से खुद से कहा, अब देखते हैं अभिराज, आज तुम ये डिलीवरी पूरा कैसे कर सकते हो। बहुत मेहनत और पैसा लगाया था ना तुमने इस डायमंड पर। उसके लहजे में एक चुनौती थी, एक खेल की तरह, जैसे किसी को मात देने की तैयारी हो। फिर बिना कोई और भाव दिखाए उसने उस पेंडेंट को गुस्से में बालकनी से बाहर फेंक दिया और अपना कोट उठाकर ऑफिस निकल गया। उधर लक्ष्य और उसके दोस्त भी ऑफिस पहुंच चुके थे। सभी ने अपने अपने डेस्क संभाल लिए थे। लक्ष्य खड़ा होकर बोला, तुम लोग काम करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वह अभिराज के लिए कॉफी बनाने ही जा रहा था कि नीचे की ओर उसकी नजर पड़ी। उसने देखा अभिराज और रणवीर साथ में ऊपर आ रहे थे और दोनों के चेहरे पर गुस्से की परत साफ दिख रही थी। अभिराज का गुस्सा देखकर फ्लोर पर मौजूद सभी के माथे पर पसीना आ गया। हल्की हल्की सरसराहट जैसी आवाजें होने लगी, मानो सब अपने मन में ही सोच रहे हों, आज किस पर गुस्सा उतरेगा बॉस का। लक्ष्य ने भी जैसे ही अभिराज को देखा उसके कदम वही थम गए। बाकी लोग भी खड़े हो गए। माहौल में सन्नाटा सा छा गया। अभिराज सीधे फ्लो के मैनेजर के पास पहुंचा और कड़क आवाज में बोला, जितने भी नए स्टाफ और वर्कर हैं उन सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर आइए। इतना कहकर वह बिना किसी और को देखे आगे बढ़ गया। सभी लोग हैरान थे। एक तो बॉस अचानक ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, ऊपर से कुछ समझाए बिना बस एक ऑर्डर देकर चले गए। पर जैसा कहा गया वैसा हुआ। मैनेजर ने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें लक्ष्य और उसका ग्रुप भी शामिल था। कुछ ही देर में सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए। रणवीर ने सबको बैठने का इशारा किया तो सबने धीरे धीरे अपनी सीट ले ली। लक्ष्य दूर बैठने जा रहा था, तभी अभिराज की नज़र उस पर पड़ी और उसने कोल्डली कहा, लक्ष्य अरोरा, तुम मेरे बगल में बैठो। लक्ष्य ने सिर झुकाकर हाँ कहा और उसकी ओर बढ़ा। ये देख प्रिंस ने हल्के से समर के कान के करीब जाकर फुसफुसाया, तुम्हें नहीं लगता कि बॉस लक्ष्य को लेकर थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं। समर ने आंखें घुमाकर चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम मीटिंग में फोकस करो, लक्ष्य पर नहीं। लक्ष्य अभिराज के पास पहुंचकर चेयर खिसकाकर बैठने ही वाला था कि ध्यान न देते हुए उसका पैर फिसला और वह गिरने ही वाला था। तभी अभिराज ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। किटी, तुम ठीक हो ना? किटी नाम सुनकर वहां मौजूद सभी की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। कमरे में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। लक्ष्य ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, यस सर,
मैं ठीक हूँ, बस ये चेयर। वह कुछ और कहता, उससे पहले ही अभिराज अपने चेयर से उठकर लक्ष्य की चेयर के सामने झुक गया और उसे नीचे करने लगा। ये देख रणवीर ने जल्दी से कहा, मैं कर देता हूँ बॉस। अभिराज ने बिना उसकी ओर देखे सख्त लहजे में कहा, रहने दो। उसने खुद चेयर नीचे की और फिर लक्ष्य को बैठने का इशारा किया। दोनों के बीच का ये सहजपन देखकर बाकी लोग हैरान थे। पाखी ने धीरे से खुद से कहा, काश मेरी भी कोई इतना फिक्र करने वाला मिल जाए। उसकी बात सुनकर आरव ने लंबी, अफसोस भरी सांस छोड़ी। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभिराज ने सब इंटर्न को क्यों बुलाया है। तभी अभिराज ने कड़क आवाज में कहा, मेरे नए प्रोजेक्ट में मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर उसे हैंडल करें। और ये आप सब के लिए काफी अच्छा मौका होगा, क्योंकि इसके बाद आप सबको यहाँ परमानेंट कर दिया जाएगा, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। ये सुन सबके चेहरे खिल उठे। हैरानी भी थी और खुशी भी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश आरव था। उसे बस अपने लिए एक बड़ी कंपनी में परमानेंट जॉब चाहिए था और एआर मल्टीनेशनल से बेहतर क्या हो सकता था। अभिराज ने मैनेजर की ओर देखकर कहा, इन सबको क्या करना है आप बता दीजिएगा। और फिर रणवीर से पूछा, डिजाइनर मिले? रणवीर ने सिर झुकाकर न कहा। अभिराज का गुस्सा भड़क उठा। आई नीड अ न्यू डिजाइनर विद इन 1 आवर एट एनी कॉस्ट। इतना कहकर वह जाने ही वाला था कि लक्ष्य ने उसे रोकते हुए पूछा, आपको किस चीज का डिजाइनर चाहिए? लक्ष्य के सवाल पर मैनेजर ने तीखे लहजे में कहा, डोंट आस्क टू मैनी क्वेश्चंस लक्ष्य एंड गो। लक्ष्य पर कोई इस तरह चिल्ला रहा था, वो भी अभिराज के सामने। ये देखते ही अभिराज की आंखों में गुस्से की लपटें भर गईं। वह पीछे मुड़ा और गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू टू टॉक टू लक्ष्य लाइक दैट। मैनेजर ने तुरंत सिर झुकाकर सॉरी कहा। तभी अभिराज ने गहरी सांस लेकर लक्ष्य की तरफ देख कहा, मुझे एक डिजाइनर चाहिए जो खूबसूरत सा ज्वेलरी डिजाइन कर सके, पर शॉर्ट नोटिस में कोई मिल नहीं रहा। ज्वेलरी डिजाइन सुनकर पाखी की आंखों में चमक आ गई। वह खुश होते हुए बोली, मैं करूँ आपके लिए डिजाइन। उसकी बात सुनकर लक्ष्य और आरव दोनों को पाखी की पेंटिंग्स और डिजाइन्स याद आ गए। वो बचपन से ही इसमें निपुण थी और उसे इसका शौक भी बहुत था। लेकिन अभिराज ने उसकी ओर देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे एक प्रोफेशनल डिजाइनर चाहिए जो मेरे डायमंड सेट के ज्वेलरी को डिजाइन कर पाए, और तुम कोई प्रोफेशनल नहीं हो। ये सुन पाखी का चेहरा उदास हो गया। उसकी उम्मीद जैसे एक पल में टूट गई। और सच भी था, वो प्रोफेशनल तो थी नहीं, बस दिल से चाहने वाली एक कलाकार थी। इतना कहते हुए अभिराज अपने ऑफिस की तरफ चला गया। उसके कदमों में हल्की सी बेचैनी थी, मानो वो अपने अंदर के गुस्से और तनाव को संभालने की कोशिश कर रहा हो। वहीं पाखी उदास हो अपने होंठ दबाते हुए कहती, मैंने तो बॉस को ऐसे ही कह दिया था, लगता है वो नाराज हो गए हैं। पाखी के चेहरे पर वो मासूमियत और पछतावे का मिला जुला भाव साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी सी थी, जैसे दिल में कहीं डर था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पाखी को ऐसे उदास देख आरव उसके पास आकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं पाखी, वो नाराज नहीं है, बस शायद परेशान है। अब उन्हें उनका डिजाइनर जो नहीं मिल रहा है। आरव की बात सुन पाखी ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो अपने मन को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन भीतर ही भीतर वो अभी भी सोच में डूबी थी। फिर दोनों धीरे धीरे वहां से अपने अपने फ्लो की तरफ चले जाते हैं। अपने अपने डेस्क पर बैठते ही वहां माहौल फिर से कामकाजी हो जाता है। लेकिन लक्ष्य इस वक्त एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखें सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसे इतनी गंभीरता से सोचते देख प्रिंस ने अपनी कुर्सी घुमाई और उसके बाजू पर हल्के से हाथ रखकर पूछा, क्या सोच रहे हो किटी? किटी शब्द सुनकर लक्ष्य ने पलकें झपकाई, मानो किसी सपने से बाहर आया हो। अपने मासूम आवाज में बोला, तुम मुझे किटी क्यों बुला रहे हो? तो प्रिंस हल्की से मुस्कुराया और बोला, बॉस ने तुम्हें इसी नाम से बुलाया था, मुझे लगा ये शायद तुम्हारा पेट नेम होगा। लक्ष्य ने भी एक छोटी सी सिली मुस्कान दी और हल्के से बोला, वो मुझे कैट पसंद है ना, तो इसलिए वो किटी बुलाते हैं, और कोई बात नहीं है। प्रिंस ने अपनी भौं उठाए और कहा, तो मैंने कब कहा कुछ और बात है? इतना कहते हुए प्रिंस लक्ष्य के थोड़ा करीब आया। उसकी आंखों में शरारती चमक थी और मजाकिया अंदाज में बोला, या फिर सच में कोई बात है? लक्ष्य ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया, कोई बात नहीं है प्रिंस। दोपहर का समय हो चुका था। पूरा ऑफिस लंच के लिए कैफेटेरिया में आ गया था। वही पाखी, जब से उसने सुना था कि कंपनी को ज्वेलरी डिजाइनर की जरूरत है, तभी से उसकी छोटी से दिमाग में यही बात घूम रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी सपने को पाने की चाहत से आती है।
उसे तो वैसे भी ड्रेस डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन जैसी चीज़ों में बचपन से शौक था। हमेशा से चाहती थी कि एक दिन फेमस डिज़ाइनर बने, लेकिन मौका कब और कैसे मिलेगा, ये उसे पता नहीं था। आज उस मौके की हल्की सी झलक मिल रही थी, पर हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं था। यही सोचकर वो उदास सी होकर बस अपने खाने की प्लेट को घूर रही थी। तभी आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तक तेरे दिमाग से उस करण का भूत नहीं उतरा। पाखी ने उसे घूरा, उसका अच्छा खासा मूड हमेशा आरव खराब कर देता था। वो चिढ़कर बोली, तू दोस्त है या दुश्मन? जब देखो हमेशा बकवास बातें करता रहता है। फिर कुर्सी पर आराम से बैठते हुए बोली, मैं करण के बारे में नहीं, करियर के बारे में सोच रही हूँ। उसकी बात सुन बाकी सब भी वही थे, और ये जानकर कि पाखी किसी लड़की की बजाय करियर के बारे में सोच रही है, सब हंस पड़े। पाखी गुस्से में बोली, तुम सबको हंसी आ रहा है और मैं अभिराज सर को लेकर परेशान हूँ। पता नहीं उन्हें उनका डिज़ाइनर मिला होगा या नहीं। अभिराज का नाम सुनकर लक्ष्य की हंसी भी थम गई। अचानक उसे भी फिक्र होने लगी। उसके मन में जैसे किसी ने खटखटाया हो, जाओ कुछ करो। वो झट से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कुछ कहने ही वाला था कि प्रिंस पहले ही बोल पड़ा, हाँ हाँ तुम जाओ, हम तुम्हें फ्लो पर मिलेंगे। लक्ष्य ने मासूमियत से अपने सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया, मैं भी यही कहने वाला था। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से निकल गया। कॉफी की जगह उसने खुद अपने हाथों से चीनी वाली चाय बनाई। चाय की खुशबू में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे किसी अपने के लिए बनाए हो। कप को ट्रे में रखा और वो अभिराज के केबिन की तरफ चला। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने हल्के से नॉक किया, तभी अंदर से अभिराज की गुस्से भरी आवाज आई, डिस्टर्ब मत करो, जो भी हो चले जाओ। लक्ष्य ने भी बिना पीछे हटे थोड़ा तेज आवाज में कहा, ओके सर, जा रहा हूँ। इतना कहकर भी वो दरवाजे के पास खड़ा ही रहा। अंदर से अभिराज की कड़क आवाज आई, अंदर आ जाओ। लक्ष्य हल्के से मुस्कुराया, दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसे पहले से पता था कि उसका तेज बोलना अभिराज को यूं जाने नहीं देगा। उसने चाय की ट्रे आगे बढ़ाई तो अभिराज ने बिना सवाल किए कप उठा लिया और टेबल पर रख दिया। फिर उसकी ओर देखते हुए पूछा, मैंने जाने को कहा था, फिर भी तुम दरवाजे के बाहर क्यों खड़े थे? लक्ष्य ने जवाब देने की बजाय बस अपना सिर झुकाकर कहा, क्योंकि आप परेशान हो और मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। ये सुनकर अभिराज के होंठों पर एक हल्की लेकिन क्रूर सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, मेरे दिमाग से खेलना बंद करो किटी, वरना सब कुछ भूलकर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, फिर कभी तुम ऐसा नहीं करोगे। वही अभिराज को खामोश देखकर लक्ष्य ने कहा, आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए। ये सुन अभिराज ने कड़क आवाज में कहा, कितनी बार कहा है, मुझे चाय नहीं, सिर्फ ब्लैक कॉफी पसंद है। ये सुनकर लक्ष्य का दिल हल्का सा सहम गया, लेकिन उसने फिर भी नर्म आवाज में कहा, मुझे कॉफी बनाना नहीं आता, कितना भी कोशिश कर लूं, आपकी पसंद वाली काली कॉफी बनती ही नहीं मुझसे। उसकी मासूमियत भरी आवाज सुनकर अभिराज ने बिना कुछ कहे कप उठाया और एक ही बार में चाय गटक ली। फिर वो अपनी कुर्सी से उठकर लक्ष्य के करीब आया और उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। और कुछ कहने आए थे क्या यहाँ? लक्ष्य कुछ कह पाता इससे पहले दरवाजे पर नॉक हुआ। अपना अच्छा मोमेंट खराब होता देख अभिराज को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कौन है, क्या काम है? लक्ष्य ने अपने दोनों कान कसकर बंद कर लिए और मासूमियत से बोला, आप इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? वो चांद पर थोड़ी ना खड़ा है, बाहर ही तो है वो। अभिराज ने इस बार धीरे से कहा, जल्दी बोलो कौन है? मैनेजर ने हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी सर, पर अब तक कोई डिजाइनर नहीं मिली है। अभिराज ने गुस्से में कहा, फाइन, जाओ अभी। और मैनेजर फटाफट वहां से निकल गया। अभिराज का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर था। वो इधर उधर टहलते हुए सोचने लगा, माथे की नसें तन चुकी थी। लक्ष्य ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा और बोला, आप पहले शांत हो जाओ, फिर आराम से सोचो। अभिराज ने झुंझलाकर कहा, कैसे सोचो आराम से किटी? कल से कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई भी नहीं मिल रहा। ये सुनते ही लक्ष्य ने तुरंत कहा, तो आप पाखी को मौका देकर देखो ना, वो काफी अच्छी पेंटिंग करती है। अभिराज ने गुस्से में कहा, मुझे काम प्रोफेशनल चाहिए, पर पाखी वो बस। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, लक्ष्य ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, आप ये सब छोड़ो, पहले एक लंबा गहरा सांस लो। अभिराज ने उसे घूरा, क्या बोल रहे हो तुम? लक्ष्य ने उसके होंठों पर हल्के से हाथ रख दिया, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, चलो एक लंबा सांस लो। लक्ष्य के इस बॉसी अंदाज ने पल भर को अभिराज को चुप करा दिया और उसने वैसा ही किया, लंबा सांस लिया।
लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सांस छोड़ो। अभिराज ने ऐसा ही किया और फिर बस उसे घूरता रह गया। वही लक्ष्य मुस्कुराते हुए कहता है, अब आपको अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत और मासूमियत थी, जैसे वो अभिराज का मूड बदलने की कोशिश कर रहा हो। तो चिढ़ते हुए अभिराज भी बस अपना सर हिला देता है, जैसे वो ज्यादा कुछ कहकर इस पल को और बड़ा नहीं बनाना चाहता। लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी रेखाएं साफ बता रही थी कि गुस्सा पूरी तरह गया नहीं है। लक्ष्य, जो अभिराज की हर छोटी बड़ी बात समझ लेता है, धीरे से आगे आता है और अभिराज के चेहरे पर अपना हाथ रख बेहद नरमी से कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाखी जो डिजाइन बनाए आप उसे सिलेक्ट कर लेना, पर कम से कम उसे एक मौका तो देकर देखिए। क्या पता आप जिसे ढूंढ रहे हो वो पाखी ही हो। उसकी आंखों में अपने दोस्त के लिए सच्चा भरोसा और चाहत झलक रही थी, जैसे वो हर हाल में पाखी को एक चांस दिलाना चाहता हो। लक्ष्य की ये बात सुनकर अभिराज कड़क आवाज में कहता है, लेकिन किटी, अगर पाखी के बने डिजाइन मुझे पसंद नहीं आए तो उसे रिजेक्ट करना होगा, और कहीं उसे इस बात का बुरा न लग जाए। अभिराज की आवाज में सिर्फ बिजनेस वाला टोन नहीं था, उसमें एक अजीब सा ख्याल भी था, जैसे उसे सच में डर हो कि पाखी को ठेस न पहुंचे। ये सुन लक्ष्य अपना मुंह फुलाकर जलन से कहता है, मुझे लगा आपको अपना डिजाइन का फिक्र है, पर आपको तो पाखी का फिक्र है। उसके जलन भरे मासूम से चेहरे को देख अभिराज के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बिना कुछ कहे लक्ष्य की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता और उसके होठों पर अपने अंगूठे से हल्का सा रब करते हुए कहता है, हाँ, पाखी का फिक्र है, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरे लिए जरूरी है। उसके शब्दों में इतना अपनापन था कि लक्ष्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कमरे की हवा भी अचानक भारी हो गई हो। उसके बढ़ते धड़कनों की आवाज को मानो अभिराज सुन पा रहा था। अभिराज उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहता है, तुम पर भरोसा है, इसलिए पाखी को एक मौका दे रहा हूँ। ये सुन लक्ष्य की आंखें चमक उठती हैं, सच्ची। उसकी आवाज में वो खुशी थी जो शायद किसी बच्चे को अपनी मनपसंद चीज मिलने पर होती है। अभिराज बस हल्का सा हाँ कहकर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। लक्ष्य अभी भी उसी खुशी में मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है, जैसे कोई मिशन सफल हो गया हो। उसके जाते ही अभिराज चेयर पर आराम से लगकर सार्कास्टिक मुस्कान अपने होठों पर लिए धीमे से कहता, आई नो लक्ष्य, तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तो जानबूझकर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मुझे डिजाइनर मिल ही नहीं रहा और तुम खुद पाखी को रिकमेंड करो। इतना कहते हुए वो लैपटॉप में कुछ काम करने लग जाता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी संतुष्टि भी थी, जैसे उसे पहले से पता था कि चीजें उसकी सोच के मुताबिक ही होंगी। कुछ देर बाद वो खड़ा होकर सीधे लक्ष्य के फ्लो पर चला जाता है। अभिराज के नीचे आते ही सब लोग सामने खड़े हो जाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी का ऐसा असर था कि उसके आते ही माहौल में एक अजीब सी गंभीरता भर जाती थी। अभिराज पाखी की तरफ देख कड़क आवाज में कहता, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, 1 घंटे के अंदर तुम्हें बेस्ट डिजाइन बनाना होगा। अचानक से अभिराज का ये बदला रूप देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके शब्द सख्त थे, लेकिन पाखी की आंखों में उस पल सिर्फ एक सपना सच होने की चमक थी। अब होती भी क्यों न, उसका ड्रीम पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए यस कह देती है। तभी अभिराज कोल्डली कहता, पर सिर्फ पाखी ही नहीं, लक्ष्य, आरव, समर और प्रिंस भी साथ दोगे? वो भी मेरे दूसरे ऑफिस में, क्योंकि ये मुझे आज रात तक ही किसी भी कीमत पर रेडी चाहिए। अभिराज के साथ काम करने का इतना अच्छा मौका कौन गंवाना चाहता था। सबने तुरंत हाँ कह दिया। ये लोग इंटर्न होकर भी अभिराज के खास बनते जा रहे थे और यही सोच सोचकर बाकी के स्टाफ परेशान थे। वो पांचों अब अभिराज के साथ उसके दूसरे साइट पर जाने के लिए निकल चुके थे। कार के सफर में हल्की सी बेचैनी, उत्साह और थोड़ी सी टेंशन सबके चेहरों पर साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में वहां पहुंचकर कार से बाहर निकलते हुए सब ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। अभिराज का ये ऑफिस पहले वाले ऑफिस से भी दुगना बड़ा था, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या काफी कम थी। शायद इसलिए कि ये जगह उसकी डायमंड बिजनेस की भी एक खास लोकेशन थी और ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। वहां पहुंचते ही सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रणवीर ने पहले से ही सबको डिटेल में काम समझा दिया था, जिससे किसी को भी समय बर्बाद करने का मौका नहीं मिला। पाखी एक बड़े से कार्डबोर्ड पर डिजाइन बनाने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन हाथ थोड़े कांप रहे थे। अभिराज ने जो कहा था सिर्फ 1 घंटे में डिजाइन तैयार, वो उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। वो बिना रुके, बिना नजरें इधर उधर घुमाए, हर स्ट्रोक, हर लाइन में अपना दिल डाल रही थी।
और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1 घंटे के अंदर उसका डिज़ाइन तैयार हो चुका था। अभिराज भी उसी वक्त डिज़ाइन देखने के लिए आ रहा था। पाखी को अचानक डर लगने लगा, पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं, अगर रिजेक्ट हो गया तो। लक्ष्य, आरव, समर और प्रिंस भी एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। तभी अभिराज उनके पास आया। उसकी चाल हमेशा की तरह आत्मविश्वासी और तेज थी। उसने पाखी की तरफ देखते हुए कहा, दिखाओ तुम्हारा डिज़ाइन।